प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिक ऑफ प्रैक्टिस एड 4.4, यानी प्रैक्टिस एड 4.4 का जो बेसिक है ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों ब्रोकरेज के बारे में, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी म्यूचुअल फंड के बारे में, फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखेंगे सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले किसकी बात करेंगे, तो ये जो टर्म है ना ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज क्या होता है इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे और इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, जिससे आपको बहुत क्लियरली ये ब्रोकरेज समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ये है बच्चों मिस्टर एक्स। कौन है? मिस्टर एक्स। और ये हो गए मिस्टर वाई। ठीक है, अब ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये चाहते हैं कि मैं शेयर्स खरीदूं, और ये जो मिस्टर वाई है, मान लीजिए इनकी कंपनी है, और ये शेयर्स को क्या करना चाहते हैं बच्चों, बेचना चाहते हैं। ये खरीदना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, देखो अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप डायरेक्टली ऐसे स्टॉक मार्केट में जाकर के शेयर्स की खरीदी बिक्री नहीं कर सकते हो, या फिर इनको बेचना है ना तो ये डायरेक्टली वहां पे एंट्री नहीं मार सकते। तो फिर बीच में कोई ना कोई पर्सन होता है जो हमारी हेल्प करता है। जैसे इनको शेयर्स चाहिए तो बीच में ना एक पर्सन होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए ना, तो ये हो गए जेड। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बीच में ये जेड है, बराबर। तो अगर इनको x को चाहिए शेयर तो ये डायरेक्टली इसके पास नहीं जा सकते भाई, तो फिर किसके पास जाएंगे, तो फिर ये जाएंगे इनके पास, ये z के पास। ये गए z के पास, इन्होंने बोला z भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे ना शेयर चाहिए। जेड भैया ने कहा हाँ भाई रुको, मैं अभी तुम्हें मतलब इंतजाम करता हूँ शेयर का। तो ये जेड ने किससे कांटेक्ट किया भाई, इससे कांटेक्ट किया, ये वाई से। ठीक है, तो ये यहाँ से शेयर इनके पास आएगा, फिर इनके पास। मतलब देखो शेयर्स खरीदने में मदद कौन कर रहा है, ये। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए इनको शेयर्स बेचना है तो क्या करेंगे, ये किससे संपर्क करेंगे, ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते, तो फिर ये संपर्क करेंगे जेड से, और फिर ये जेड ले जाकर के इनको देंगे। मतलब ये इससे संपर्क करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब ये है कि आप डायरेक्टली शेयर्स को बाय या फिर सेल नहीं कर सकते, बीच में कोई ना कोई मिडिलमैन होना चाहिए। तो ये जो बीच में मिडिलमैन है ना दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एजेंट। मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई एजेंसी भी हो सकती है। वैसे जनरल भाषा में हम इसको क्या कह देते हैं बच्चों, एजेंट कह देते हैं। ठीक है, और ये जो एजेंट है ना, इसी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम क्या होता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं दोस्तों ब्रोकर। ठीक है, ये कौन होता है, ब्रोकर होता है। ओके, बात समझ में आई। तो ये जेड कौन है, ब्रोकर है, राइट ना। ये शेयर्स को खरीद मतलब देखो ये शेयर्स को खुद खरीद भी नहीं रहा है और खुद ये अपने पास से बेच भी नहीं रहा है, बस ये मिडिलमैन का काम कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया है, ब्रोकर कह दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो एजेंट साहब काम कर रहे हैं, ये आपके लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं, है ना, इनको भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होगा, बराबर। ये क्या करेंगे, देखो जब शेयर्स को ना ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इनकी मदद से शेयर्स को बाय कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ कमीशन ये एजेंट साहब को देना पड़ेगा। वैसे ये जो ये वाली कंपनी है ना वाई, इनको भी कुछ ना कुछ जो शेयर है वो इनको देना पड़ेगा, यानी कुछ अमाउंट जो है वो इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट इनको मिलता है, ब्रोकर को जो कमीशन मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोकरेज आपका कुछ नहीं बल्कि क्या है, आप जो ये एजेंट साहब यानी ब्रोकर को कमीशन दे रहे हो, दैट इज योर ब्रोकरेज टू। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका ब्रोकरेज, राइट। अच्छा, मान लीजिए अभी आप लोगों ने ये देखा ही होगा, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो बीच में एक दलाल होता है ना, जो क्या करता है, जो आपकी हेल्प करता है वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो वो ऐसे फ्री में हमारी मदद नहीं करता, वो कुछ ना कुछ दलाली खाता है, यानी कि क्या करता है, वो अपना हिस्सा लेता है, कुछ कमीशन खाता है कि मुझे इतना कमीशन चाहिए, 1% का 2% का ऐसे करके, और तब जाके क्या होता है कि वहां पे खरीदी बिक्री हो पाती है। समझ में आया? तो वही होता है बच्चों आप लोगों का ब्रोकरेज। ओके, क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे वही सारी बातें दी गई है, एक बार मैं जरा आपको बुक के टर्म में मतलब बुक की भाषा में पढ़ करके बता देती हूँ। देखो ब्रोकरेज का मीनिंग, वी डायरेक्टली कांट गो टू द स्टॉक मार्केट, हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं जा सकते और बाय और सेल नहीं कर सकते शेयर्स का। कौन ये काम कर सकता है? ओनली द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी ऑफ द स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल ऑन आवर बिहाफ, यानी कि कोई अगर रजिस्टर्ड मेंबर्स है ना, वही ये काम कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे, यानी हमारे लिए। ठीक है, ओके। एंड ये जो दीज मेंबर्स होते हैं ना, मतलब ये जो मेंबर्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, शेयर ब्रोकर्स कहा जाता है, राइट।
और फिर ये सर्विसेज देने के लिए क्या करते हैं भाई, तो ये यहाँ पे कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं, दैट इज योर ब्रोकरेज। इसको क्या कहा जाता है, ब्रोकरेज कहा जाता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ब्रोकरेज है ना वो किसके ऊपर हम देते हैं, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर ही देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फेस वैल्यू जो है आपके शेयर्स का वो है बच्चों 10 रुपया और मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 12 रुपया। तो बताओ ब्रोकरेज हम किसके ऊपर चार्ज करेंगे, तो ये 12 रुपए के ऊपर चार्ज किया जाएगा, ठीक है। वो जो एजेंट है ना बहुत होशियार है, वो इसके ऊपर चार्ज नहीं करेगा, वो किसके ऊपर चार्ज करेगा, इसके ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर मुझे चाहिए मेरा कमीशन, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा शेयर्स को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, ऐसे, ठीक है। बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रोकरेज इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब मैं आपको ना इसमें एक और बात बताती हूँ दोस्तों, क्या बताऊंगी पूरा, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है दोस्तों, एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया और मार्केट वैल्यू कितना है 150 रुपए, और इसके साथ साथ आपका रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.5%, ठीक है। तो अब वही हम ले रहे हैं, ये है भैया मिस्टर एक्स और ये है वाई, ठीक है। बीच में कौन है, जेड। तो मिस्टर एक्स जो है वो खरीदना चाहते हैं शेयर को, है ना। तो मिस्टर एक्स के लिए शेयर का प्राइस कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो अभी ना अच्छे से इसको समझना, देखो कुछ फॉर्मूला ना आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया तो, ठीक है। रुको मैं ना जरा इन लोगों को अच्छे से थोड़ा बनाऊं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, है ना। इसे आपको क्या करना है, खुद इसको फील करना है। देखो ये हो गया एक्स और ये हो गए बच्चों वाई और यहाँ पर मिडिल मैन साहब जो है ये है जेड, ठीक है। ये क्या करना चाहते हैं, ये शेयर्स को बाय करना चाहते हैं एंड ही वांट्स टू सेल द शेयर्स, ठीक है। ओके यहां तक बात समझ में आई। अब देखो आपको मैं बताती हूं क्या करना होगा, रुको इसको पहले ना मैं ब्रोकरेज निकाल लेती हूँ, ठीक है, और फिर आगे का बताती हूँ आप लोगों को। लो पहले ना यहाँ पे ब्रोकरेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, और उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू इज 150, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्केट वैल्यू, राइट। चलो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है दोस्तों 0.5%। 0.5% का मतलब क्या होता है, 0.5 अपॉन 100 एंड द मार्केट वैल्यू इज गिवन टू यू 150। अब चलो भाई इसको सॉल्व कर दो। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 से 0 आप काट दोगे, फिर इसको 5 से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे आएगा 5 3 ज़ा 15। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 सा क्या होता है बच्चों 15 होता है। और पीछे से देखो एक नंबर के बाद ना आप पॉइंट लगा देना, यानी कि इधर 1.5 आएगा, नीचे आ गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या करोगे, कैसे करोगे, पॉइंट हटाने के लिए मुझे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैंने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा आप देखते जाइएगा, जब मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 15 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे आ गया 20। अब इसको काटो, ठीक है, कैसे काटोगे, तो 5 से करो, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, फिर इसको 4 से कैंसिल करो। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, है ना। ऐसे जब आप डिवाइड करेंगे 30 और 3 और 4 तो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाए, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, है ना। 4 7 ज़ा 28, फिर माइनस करेंगे 2 आएगा, इधर 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं, कितना आया 5, यानी कि यहाँ पर देखो हमें ब्रोकरेज कितना मिलेगा बच्चों 0.75 रुपीज, ठीक है। कितना मिला 0.75 रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है आप देख लेना। ओके बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये है हमारा ब्रोकरेज का अमाउंट, ठीक है। ओके तो मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था कि मुझे ये बताओ कि अगर जैसे मान लो ये एक्स जो है वो क्या करना चाहते हैं, शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो अब इनके लिए वो शेयर का प्राइस कितना होगा, जरा सोच करके बताइए। शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है दोस्तों, वो है हमारा 120 रुपए, है ना, 150 रुपए। मार्केट वैल्यू कितना है, जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो तो खैर मिस्टर एक्स को देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बीच में एजेंट आया है उसको भी कमीशन देना पड़ेगा। कितना कमीशन देना है, तो 0.75 रुपीज, है ना। देखो मान लो मैं हूं एक्स, मुझे वो शेयर खरीदना है, तो क्या करना होगा, मुझे मार्केट वैल्यू तो देना ही है, 150 रुपए तो देना ही है, ये तो मुझसे कोई नहीं रोक सकता देने से। फिर उसके बाद ये जो एजेंट साहब है वो कहेंगे भाई मैंने तेरी हेल्प की, चल मेरा कमीशन निकाल। कमीशन कितना 0.75 रुपीज, यानी मुझे वो भी देना पड़ेगा। तो मुझे वो एक शेयर का प्राइस कितने का पड़ेगा, एक तो 150, ऊपर से ये भी जोड़ देंगे उसमें। तो देखिएगा यहाँ पर देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्राइस ऑफ 1 शेयर, प्राइस ऑफ 1 शेयर फॉर किसके लिए, बोलो फॉर
बायर यानी कि मिस्टर एक्स, चलो मैं यहाँ पे मिस्टर एक्स लिख देती हूँ, क्या होगा, एक तो मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा भाई, है ना, ये तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके साथ साथ वो जो ब्रोकरेज था वो भी तो देना पड़ेगा एजेंट साहब को, बीच में है ना, इनको हम छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है 150 और ये ब्रोकरेज इसमें जोड़ देना 0.75, तो कितना आएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 150.75 रुपीज। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का प्राइस ऑफ 1 शेयर फॉर मिस्टर एक्स, यानी कि अगर मुझे वो शेयर खरीदना है तो मुझे मिलेगा इतने का 150.75 रुपीज का। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, तो इसको, ये वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ आया ना, देखो इसके पीछे लॉजिक है यार, सोचो ना, आप हो बायर तो आपको वो मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा, उसके साथ साथ ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, चलो, तो ये पहला केस यहाँ पर बना। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी, ये तो हमने बायर के लिए देखा कि उसके लिए इतने का वो पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से हमने ये फॉर्मूला भी बना लिया। अब मान लेते हैं कि मिस्टर वाई, इनको बेचना है वही शेयर्स को जिसका मार्केट वैल्यू इतना है और फेस वैल्यू इतना है, ठीक है, और ब्रोकरेज का रेट भी उतना ही है। तो ये जो मिस्टर वाई है ना, अब इनके लिए वो शेयर का प्राइस कितना पड़ेगा, मतलब इनके पास शेयर का पैसा कितना आएगा, ये एक शेयर बेच रहे हैं जिसका मार्केट वैल्यू है 150 रुपए बराबर, तो इन्होंने अपने शेयर्स दिए, राइट, और फिर इनके पास कितना आना चाहिए, अगर देखा जाए तो 150 रुपए आना चाहिए, है ना, तो मान लीजिए इनके पास 150 रुपए आ गया, लेकिन ये बैठा है जेड, उसने कहा रुको भैया 150 रुपए मत रखो अपनी जेब में, मेरा कमीशन निकालो जल्दी से। तो क्या करेंगे, वो जो 150 रुपए उनको मिला है ना, उसमें से इसका जो कमीशन है 0.75 रुपीज वो निकाल करके दे देंगे, यानी कि सेलर के लिए वो जो आपका शेयर है उसका प्राइस कितना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 150 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो अपने पास से निकाल करके दे रहे हैं ना। यानी यहां पर देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आपको बता रही हूं, देखो ये था हमारा बायर के लिए, ठीक है ना, मतलब जो खरीद रहे हैं उसके लिए। अब सेलर की बात करते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं कि प्राइस ऑफ 1 शेयर किसके लिए, फॉर मिस्टर वाई, ठीक है। अब वाई के लिए कितना पड़ेगा, तो देखो बच्चों जो मार्केट वैल्यू है वो तो आएगा ही शेयर का, लेकिन रुको ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा, तो वो अपनी जेब से ही देंगे ना, वो अपनी जेब से ही देंगे। तो क्या करना होगा, 150 में से हमें ना ये ब्रोकरेज माइनस करना होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि इनके पास कितना पैसा बचा, वो मतलब शेयर बेचा तो इन्होंने कितना पैसा इनके पास आया। तो मार्केट वैल्यू बोलो कितना है 150, और फिर कितना माइनस करना होगा 0.75, तो माइनस करके बता दो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 149.25 रुपीज। देखो मैं माइनस करके आपको बता रही हूँ, 0.75 इसको माइनस करना है ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 9 में 7 गया 2, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे 4, देखो 149.25 रुपीज। ओके, तो ये आ जाएगा इनके पास पैसा। तो देखो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला, कौन सा फॉर्मूला मिला, ये वाला, ठीक है, कि बायर के लिए अगर हमें बायर का निकालना है कि उसके लिए एक शेयर का प्राइस कितना होगा, तो मार्केट वैल्यू प्लस क्या करोगे, ब्रोकरेज करोगे। क्यों करोगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे अगर सेलर के लिए पता करना है कि एक शेयर का प्राइस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके, और ये क्यों किया ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू है 150, तो अब ये भैया मांगेंगे ही, जेड भैया तो मांगेंगे, क्योंकि वो बीच में है मिडिल मैन यानी कि ब्रोकर, उनको देना ही पड़ेगा, तो अपने में से ही देंगे ना, जो उनके पास पैसा है उसमें से देंगे, ठीक है। तो एक शेयर का प्राइस इनके लिए क्या होगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा और आपको आगे लेकर के चलती हूँ और कुछ और बातें बताती हूँ। देखो अब ये जो आपका ब्रोकरेज होता है ना दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी भी चार्ज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो पूरा ट्रेडिंग हो रही है ना, ये जीएसटी के अंदर हो रही है, तो जीएसटी भी यहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन ब्रोकरेज, यानी ब्रोकरेज के ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कितना होता है, 18% का होता है। तो जब भी आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे ना, तो वो ब्रोकरेज के ऊपर ही आपको कैलकुलेट करना होगा। अभी देखिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, तो देखो यहाँ से एक और मैं आपको नया फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। देखो वही वाला फॉर्मूला है, उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अगर हमें प्राइस निकालना है, प्राइस ऑफ 1 शेयर
फॉर बायर, ठीक है, मतलब जो हमारा खरीदार है, खरीदने वाला, उसके लिए शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? तो सुनो, एक तो मार्केट वैल्यू, फिर उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, ब्रोकरेज को प्लस करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब जीएसटी चार्ज किया जाएगा ना, तो जीएसटी भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जीएसटी जोड़ना पड़ेगा? लॉजिक से सोचिए, मार्केट वैल्यू मान लीजिए उस शेयर का 150 रुपया, इसके अलावा ब्रोकरेज है हमारा 0.75 रुपीज, और इसके साथ साथ जीएसटी भी आ गया, तो जीएसटी हमें ही देना पड़ेगा, और कोई नहीं देगा, हमको ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जीएसटी इसमें क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा। जीएसटी मान लीजिए कितना है, 5 रुपया, तो वो भी इसमें जोड़ना होगा, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा कि एक शेयर का प्राइस कितना होगा फॉर द बायर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, आप ये ध्यान रखो। हमने उसी फॉर्मूले को क्या किया बच्चों, एक्सटेंड कर दिया, यानी जब जीएसटी की बारी आएगी ना, तो जीएसटी इसमें जोड़ देना। और दूसरा जो हमारा केस है, ये तो हमारा पहला केस था भाई। अब दूसरा केस देखो, प्राइस ऑफ 1 शेयर फॉर सेलर। अब सेलर के लिए हम निकालते हैं प्राइस ऑफ 1 शेयर फॉर सेलर, यानी जो बेचने वाला है ना, अब उसके लिए क्या होगा, सुनो ध्यान से। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज को माइनस करो, और फिर ये जो जीएसटी है भाई, वो किसकी जेब से जाएगा, तो उसी के जेब से जाएगा, और कोई नहीं देने वाला, यानी कि हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एग्जांपल लेकर के समझाऊं, देखो मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू है शेयर का 100 रुपए, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रोकरेज उन्होंने कितना पे कर रहे हैं, वो मान लेते हैं कि ब्रोकरेज वो दे रहे हैं 5 रुपया, ठीक है। तो अब ये 5 रुपया उन्हीं के जेब से जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये उनके पास आया, वो शेयर का प्राइस जो सेलर है उनके पास, अब उसमें से 5 रुपया माइनस कर दिया, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 95। लेकिन रुको, अब जीएसटी भी इनको देना पड़ेगा। सरकार भी कहती है तुम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो और हमें बोल रहे हो चलो चलो अब जल्दी से जीएसटी निकालो। तो जीएसटी मान लेते हैं कि ये भी है हमारा 5 रुपए, तो फिर इसको भी तो देना पड़ेगा ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो इनको ये शेयर का प्राइस कितना मिलेगा भाई, खाली बस 90 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि 5 रुपया तो वो ये दलाल ने ले लिया, ब्रोकर ने ले लिया, और 5 रुपया सरकार ने ले लिया। कितना पैसा बचा, खाली बस 90 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, सेकेंड केस, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब जीएसटी दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब जीएसटी नहीं दिया रहेगा तो बस इतना, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज और मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पर हम चलते, देखो ब्रोकरेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो होता है खत्म, बस इतना सा ही है। अभी अगर कुछ कुछ बातें समझ ना आई हो तो भी आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, नो टेंशन, बस सुनो। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की। तो ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं ना, जैसे हम शेयर्स किसी कंपनी का बाय कर रहे हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जैसे अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आप उस कंपनी में क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बस एक ही कंपनी में, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि आप अपना पैसा दे तो रहे हो, लेकिन अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, मतलब अलग अलग कंपनी में क्या करते हैं, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी मान लीजिए कोई कंपनी होती है, ठीक है, अब आप उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है भाई म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो कंपनी वाले आपसे पैसा लेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि कंपनी वाले ने आपसे पैसा लिया, कितना पैसा लिया आपसे, ये 1000 रुपए ले लिया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, कई कंपनीज में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या करना होता है ना, जैसे रिस्क को ये कम करने के लिए ज्यादा सुटेबल है। जैसे कोई इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन रिस्क नहीं लेना, क्योंकि कंपनी जो है ना बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट में ही जाएगी, कभी कभी उसको लॉस भी होता है, ठीक है। तो जब लॉस में जाएगी तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी तो लॉस होगा ना। तो इसीलिए जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनका दिल थोड़ा सा छोटा है कि हमारा पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके लिए सुटेबल क्या है भाई, ये है हमारा म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जैसे मान लीजिए हमको 1000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो हम ले जाकर के कंपनी में कहेंगे कि हमें ये 1000 इन्वेस्ट करना है। अब वो कंपनी वाले क्या करेंगे, आपके ये जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए, ये जो आपका 1000 पैसा है ना, इसको कई कंपनीज में लगाएंगे। वो पूरा अच्छे से जांच करेंगे कि कौन सी कंपनी अभी प्रॉफिट में चल रही है, कौन सा कम है, ठीक है। पूरा जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे, और तब जाके आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे एक को यहाँ पे कर दिया, कुछ पैसा यहाँ पे कर दिया, कुछ पैसा यहाँ पे कर दिया, कुछ पैसा यहाँ पे कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे कितने 5 जगह इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया 200 रुपए का, ठीक है। आपका 200 रुपए जो है वो 5 जगह इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सोचो ना, अगर कोई एक कंपनी, ये पांचों में से कोई एक कंपनी अगर लॉस में जा रही है, तो 4 में तो आपका प्रॉफिट है ना, या फिर मान लो 2 ये चलो लॉस में चली गई, लेकिन भाई यहाँ से तो आपको प्रॉफिट निकलेगा। तो यही एक फायदा होता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? यस। चलो तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं बुक की भाषा में कि क्या बातें दी गई हैं।
आइए म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? इट इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है, यानी जो मतलब इस काम में जो भी निपुण व्यक्ति होते हैं ना, जैसे वो आपका क्या होता है, कंपनी होता है, ठीक है, वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जिनको पूरा मार्केट के बारे में सब कुछ नॉलेज रहता है, पूरी डीप स्टडी उन लोगों ने की हुई होती है। तो वही बोला गया है कि म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम यूजुअली रन बाय एन AMC। इसका मतलब क्या हुआ? असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, इसके द्वारा रन की जाती है। एंड ये क्या करते हैं? ये आपके द्वारा दिए गए पैसों को ना अलग अलग इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, अलग अलग स्कीम्स में लगाते हैं। जैसे कि कुछ पैसे आपका इक्विटी फंड यानी कि शेयर्स में लगा देंगे, कुछ डेट फंड में लगा देंगे यानी कि डिबेंचर्स में, ठीक है। अब आप सोचेंगे शेयर्स तो हमको पता है लेकिन डिबेंचर्स नहीं पता, तो डिबेंचर आपको जानना जरूरी भी नहीं है, बस सुनते जाओ, जब कॉमर्स लोगे ना तब वहां पे डिबेंचर के बारे में पढ़ना, ठीक है। चलो, बॉन्ड्स होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बैलेंस फंड्स है ना, तो इन्वेस्टर की चॉइस के हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, समझ आया। As we get shares for the investment in share market, we get units when we invest in mutual fund। इसका मीनिंग क्या हुआ? अभी ध्यान से सुनो। जैसे कि जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बदले में क्या मिलता है बच्चों? शेयर्स मिलते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके बदले में मिलते हैं यूनिट्स, इसमें मिलते हैं शेयर्स, यहाँ पे आपको मिलते हैं दोस्तों यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात सुन लो, जैसे शेयर का होता था मार्केट वैल्यू, वैसे ही जो हमारे यूनिट्स होते हैं ना उनका भी मार्केट वैल्यू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नेट असेट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें टोटल फंड वैल्यू निकालना है यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है इन म्यूचुअल फंड, तो क्या करना होगा? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? तो नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कितने यूनिट्स हमें मिले हैं और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, किस में मल्टीप्लाई करेंगे? तो नेट असेट वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और तब जाके हमें पता चल जाएगा कि टोटल फंड वैल्यू क्या होगा। जैसे शेयर में हम क्या करते थे वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, सेम चीज यहाँ पर भी है, बस इन लोगों ने नाम बदल दिया है, इधर लिख दिया टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह पे टोटल फंड वैल्यू लिख दिया है, और जो मार्केट वैल्यू होता था उसकी जगह पे NAV यानी कि नेट असेट वैल्यू लिख दिया, और नंबर ऑफ शेयर्स उधर हुआ करता था, यहाँ पर है नंबर ऑफ यूनिट, सब कुछ सेम है भाई, बस खाली यहाँ पे नाम चेंज है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यस, यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड के बारे में बस आपको यही सारी जानकारी मुझे देनी थी। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, इतना समझाना बस इतना काफी है, और ज्यादा इसमें डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस सेट में म्यूचुअल फंड के तो क्वेश्चंस भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात हो गई, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। चलो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। अब ये क्या है भाई? सुनो ध्यान से। मान लीजिए कोई पर्सन एक साथ बिग अमाउंट ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो क्या कर सकता है? वो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जा सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में न जा करके वो किस में आ जाए? ये सिप में आ जाए। तो क्या होगा? यहाँ पे उसको ये सुविधा दी जाती है कि आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो कितना? देखो यहाँ पे लिखा है, देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, यानी आप 500 से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास 500 रुपए है, तो आपने सोचा मैं इसका क्या करूँ, चलो चल करके सिप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो छोटे से अमाउंट से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा पैसा ही चाहिए, ओके। चलो, और यहाँ पे एक और बात बताऊं, ये जो इन्वेस्टमेंट है इट कुड बी मंथली और क्वार्टरली, यानी मंथली भी ये हो सकता है, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमें हर 3 महीने में या फिर 1 महीने बाद मुझे 500 रुपए तो देना ही है, ठीक है, तो आप ऐसे करके डिसाइड कर सकते हो। तो ये क्वार्टरली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है, एंड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड अ सिप। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? सिप कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो सिप है ना, ये हमारे अंदर क्या क्या डेवलप करता है? तो हमारे अंदर ये जो डिसिप्लिन है ना सेविंग्स की, उसको डेवलप करता है कि हम सेविंग करना सीखते हैं, क्योंकि एक साथ अगर हमें ज्यादा सेविंग करने बोलो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो डिसिप्लिन है ना सेविंग का, वो हमारे अंदर डेवलप हो सकता है, ठीक है। और सिप क्या है बच्चों? इट इज अ गुड ऑप्शन विच इन लॉन्ग टर्म कैन अचीव वंस फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी अपना जो फ्यूचर है उसको मतलब बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि अभी आप पैसा दोगे तो आपको क्या होगा? फ्यूचर में ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आपका ही फायदा है ना, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा देखिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड थ्रू सिप फॉर अ लॉन्ग टर्म इज बेनिफिशियल, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो समझ लो बहुत बेनिफिशियल होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक और बात बताओ, ये सिप के थ्रू ना हमारा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हो, आप पैसा देते जाओगे और वो लोग अपना देख करके इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, फिर बाद में आपको रिटर्न मिलेगा ही, ठीक है। ये क्या करता है? ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस,
यानी मार्केट, देखो मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इधर उधर होता रहता है, तो उससे हमें क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। वाई? बिकॉज हम तो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट कुछ भी होने दो, ठीक है। और यहाँ पे आप समझिएगा, देखो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कम से कम 3 से 5 साल के लिए, और अगर आपको मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए भाई, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आप ये इन्वेस्टमेंट करो फॉर 10 to 15 ईयर्स, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों सिस्टमेटिक प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि शिप। तो शिप के बारे में, शिप नहीं सिप, ठीक है, शिप यानी तो भेड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी बस आपको इतनी ही बातें समझनी थी। और एक और बात बता दूं, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा ना? ओह, दिख रहा है कि नहीं पूरा, पता नहीं। हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, मुझे लगा कटा है। चलो, तो आपको मैं क्या बता रही थी, प्रैक्टिस सेट में इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चंस को लेकर के ज्यादा चिंतित मत होइएगा। देखो क्वेश्चन आपको किसके ऊपर बेस्ड मिलेंगे, ये ब्रोकरेज के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बस हमें यही सीखना था। अभी अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 4.4 के क्वेश्चंस को। अभी जितना मैंने सिखाया अच्छे से रिवाइज करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आपके सारे चैप्टर्स अलजेब्रा के कंप्लीट भी हो चुके हैं, है ना। और मैंने 2 बार पढ़ाया है आप लोगों का मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा दिया है, तो व्हाइट बोर्ड के भी आप वीडियोस देख सकते हैं और ये डिजिटल बोर्ड के भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।